नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि कंपटीशन क्लासेज 12 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारतीय संविधान की एक और नई क्लास लेकर आए हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख विदेशी स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत। जैसा कि आपको याद है कि भारतीय संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा। समय लगने का कारण है कि संविधान पर हर कानून और नियम पर वाद विवाद हुआ है, विचार हुआ है। और सबसे मेन चीज है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न लोकतांत्रिक देशों की यात्राएं की है और वहां की वास्तविक व्यवस्थाओं को देखा है। अर्थात भारतीय संविधान में लगभग दुनिया के 60 से अधिक देशों से प्रेरित होकर हमने भारतीय संविधान को तैयार किया है। तो विदेशी स्रोतों में आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कौन से देश से क्या प्रावधान लिया गया है। इसी टॉपिक के कारण कई सारे जो राजनीति विज्ञान में जो आलोचक है भारतीय संविधान के, वो कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। अर्थात तो वह इसीलिए आलोचना करते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया के संविधानों की नकल है। पर साथियों, ये दूसरे देशों के संविधानों की नकल नहीं है, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं की एक बुद्धि का और उनकी इंटेलिजेंसी का परिचय है। अर्थात जिन लोकतांत्रिक देशों में जो अच्छी शासन व्यवस्था दिखाई दी, उसे हमने भारतीय संविधान में जगह दी। अर्थात हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि कौन से देश से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान लिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड के संविधान की। यानी इंग्लैंड से भारतीय संविधान में क्या प्रावधान लिए गए हैं। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं और ब्रिटेन के अलावा इंग्लैंड को आजकल यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात आयरलैंड और स्कॉटलैंड के विलय के बाद आजकल ये क्षेत्र यूनाइटेड द ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम द ग्रेट ब्रिटेन। अर्थात इंग्लैंड के दो, ब्रिटेन के दो या यूके के दो, एक ही बात है। तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहा है वह इंग्लैंड का रहा है। अर्थात इंग्लैंड से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम संसदीय शासन व्यवस्था की। संसदीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य है कि जिस देश में कानून निर्माण की सर्वोच्च शक्ति संसद के हाथ में हो और सबसे मेन चीज है कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी हो। तो जिस देश में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है वहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है और इसे संसदात्मक शासन के नाम से भी जानते हैं। संसदात्मक शासन भी इसे ही कहते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड से और क्या लिया गया है। इंग्लैंड से एकहरी नागरिकता का प्रावधान। एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता जिसे कहते हैं। भारत दुनिया का संघीय शासन व्यवस्थाओं में एक अपवाद है जहां दोहरी नागरिकता न अपनाकर एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता अपनाई गई है। अर्थात भारत में केवल एक ही नागरिकता है और वह है इंडियन, यानी केवल भारतीय। अर्थात भारत भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, पर दुनिया में जहां जहां भी संघात्मक शासन है वहां दोहरी नागरिकता का उल्लेख है। लेकिन भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। उसका कारण है कि देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ स्थिति में बनी रहे। इसके अलावा इंग्लैंड से विधि का शासन। तो विधि शब्द भी इंग्लैंड से ही परिभाषित है। अर्थात विधि का शासन यह भी इंग्लैंड से लिया गया प्रावधान है। इसके अलावा महान्यायवादी का पद, वेरी इंपॉर्टेंट, महान्यायवादी का पद, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं महान्यायवादी, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार होता है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का पद भी
इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा सीएजी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वित्तीय अधिकारी एक तरीके से होता है। अर्थात भारत सरकार का सभी लेखा या रिकॉर्ड, सभी कार्यों का लेखा या रिकॉर्ड रखने का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल। इसके अलावा इंग्लैंड के संविधान की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के संविधान में और भी कई सारे प्रावधान है जो भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। जैसे बात करें राष्ट्रपति पद की ब्रिटिश सम्राट के समकक्ष स्थिति, यानी भारत में जो राष्ट्रपति पद की स्थिति है वो ब्रिटिश सम्राट के समान बताई गई है। अर्थात ब्रिटिश सम्राट भी इंग्लैंड के अंदर एक केवल अलंकारिक पद है। अर्थात वहां सारा काम संसदीय शासन व्यवस्था के तहत होता है, पीएम और मंत्री परिषद की सलाह से सारा काम होता है, बट वहां भी ब्रिटिश सम्राट के नाम से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था संचालित होती है। अर्थात वहां संवैधानिक राजतंत्र है। हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र है। अर्थात आज भी भारत की शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है और राष्ट्रपति की जो स्थिति है, राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटिश सम्राट के समकक्ष है। अर्थात एक तरीके से अलंकारिक पद है। केवल ब्रिटिश सम्राट को जिस प्रकार से वहां एक मर्यादा अनुसार अलंकारिक पद घोषित किया गया है, उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति को भी एक अलंकारिक पद के तौर पर यह सुशोभित किया गया है। इसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग भारत में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। इसके अलावा बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। सामूहिक उत्तरदायित्व ये प्रावधान भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि जो कार्यपालिका होती है, देश की कार्यपालिका, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वहां की विधायिका के प्रति, यानी संसद के प्रति। और यही संसदीय शासन की डेफिनेशन है। जिस देश की कार्यपालिका, जैसे भारत में वास्तविक रूप से पीएम व उसकी मंत्रिपरिषद है, जिस देश की कार्यपालिका वहां की संसद के प्रति उत्तरदायी हो उसे संसदीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं और इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। तो भारतीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन जहां बात सामूहिक उत्तरदायित्व की करे तो सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है लोकसभा के प्रति। तो इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना और इसी व्यवस्था को कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। जिस देश में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती उसे कहते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, जो अमेरिका का उदाहरण है। अमेरिका का अध्यक्ष अर्थात जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, कार्यपालिका का जो मेन हेड है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो जहां संसद के प्रति उत्तरदायी हो अर्थात तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना जहां पाई जाती हो उसे हम सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लैंड से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रावधान है बहुल मतदान पद्धति, बहुल मतदान प्रणाली या पद्धति। क्या होती है बहुल मतदान प्रणाली? बहुल मतदान प्रणाली लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था में दो प्रकार की चुनाव विधियां पाई जाती है। एक होती है बहुल मतदान पद्धति और दूसरी होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरी होती है आनुपातिक प्रणाली। आनुपातिक प्रणाली अमेरिका में है और बहुल मतदान प्रणाली भारत और इंग्लैंड में है। बहुल मतदान प्रक्रिया में क्या होता है, पूरे देश की चुनाव व्यवस्था को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से
एक विजय उम्मीदवार घोषित किया जाता है और जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है, जो सबसे ज्यादा बहुमत में होता है, उसे विजेता घोषित कर देते हैं। अर्थात इसको बहुमत से जीत भी कहते हैं। बहुमत से जीत, बहुमत से जीत यानी जो चुनाव में सबसे आगे होगा, जो चुनाव में सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त करेगा, उसे विजेता घोषित कर दिए जाएंगे और बाकी वोट उसके बेकार मान लिए जाते हैं। अर्थात 100 में से किसी व्यक्ति को 25 वोट प्राप्त हुए और 25 सबसे ज्यादा है और 75 वोट उसके विरोधियों में बढ़ चुके हैं, तो 75 वोट बेकार हो जाएंगे इस व्यवस्था में और 25 वोटों के आधार पर ही उसे बहुमत के आधार पर विजेता घोषित कर देंगे। इसे ही कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो सबसे आगे वो चुनाव जीता। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के अंदर, राज्य विधानसभा के अंदर और पंचायत राज व्यवस्थाओं में यही व्यवस्था चुनाव में अपनाई गई है, बहुल मतदान प्रणाली अर्थात बहुमत से जीत। तो ध्यान दो, इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में कई इंपॉर्टेंट प्रावधान लिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था की, इकहरी नागरिकता की, इसके अलावा बहुमत से जीत है, कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, राष्ट्रपति पद का ब्रिटिश सम्राट के समकक्ष, विधि का शासन है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद है, इसके अलावा महान्यायवादी का पद है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूएस है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। जनरली हम इसको अमेरिका से संबोधित करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, देखिए। सबसे पहले बात करें उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति का पद, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में नागरिकों के मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, नागरिकों के मौलिक अधिकार, यह भी अमेरिका से लिया हुआ प्रावधान है, व्यवस्था है। इसके अलावा संविधान में जो प्रस्तावना है उसका पहला वाक्य, उसका पहला वाक्य, अर्थात हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, अगर बात भाषा की करें, लैंग्वेज की करें, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना का जो पहला शब्द है अर्थात पहला जो वाक्य है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये जो पहला शब्द है हम शब्द का मतलब यहां भारतीयों से है, देश की जनता से है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना के अनुसार जनता द्वारा स्वीकृत है, अर्थात उसका पहला जो वाक्य है हम भारत के लोग, तो हम का मतलब भारत के लोग, तो ये हम शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है। जबकि अगर हम बात करें पूरे संविधान की प्रस्तावना की, तो पूरी प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। पर प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी यानी हम, अर्थात हम शब्द यहाँ भारतीयों के लिए आया है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, तो आंसर आएगा भारतीय जनता द्वारा, भारतीय जनता द्वारा, क्योंकि प्रस्तावना में भारतीय जनता के लिए जो शब्द है वो पहला ही शब्द है हम शब्द। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका के अंदर बहुत बड़े प्रावधान लिए गए हैं। आज हमारी भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च है, तो सर्वोच्चता का कारण है कि अमेरिका से इसमें कई इंपॉर्टेंट प्रावधान लिए गए हैं। दुनिया की सबसे सर्वोच्च जो न्यायिक व्यवस्था मानी जाती है वो अमेरिका की मानी जाती है। तो उसी पैटर्न पर भारतीय संविधान में न्यायपालिका के अंदर कई इंपॉर्टेंट प्रावधान लिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता की, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, तो ये प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका में एक और इंपॉर्टेंट शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन,
ये भी अमेरिका से ही लिया हुआ प्रावधान है। न्यायिक पुनरावलोकन अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा अधिकार है। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द को भारतीय संविधान में डायरेक्ट किसी आर्टिकल में, किसी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी न्यायिक पुनरावलोकन को इनडायरेक्टली भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 में देखा जा सकता है, अनुच्छेद 32 में देखा जा सकता है, अनुच्छेद 137 में देखा जा सकता है, अनुच्छेद 246 में देखा जा सकता है। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को दोबारा से अवलोकित करने का अधिकार है, अर्थात दोबारा से उनका अवलोकन करने का अधिकार है, उनकी समीक्षा या जांच करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। और यदि संविधान के अंदर संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है, अर्थात संविधान की मूल ढांचा उससे अगर प्रभावित हो रहा हो, तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय उस फैसले को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट, आजकल न्यायपालिका के अंदर ये शब्द भी है, जैसे जनहित याचिका, ये भी नया प्रावधान है। जनहित याचिका जिसमें शिकायतकर्ता एक होता है पर लाभ सबको होता है, अर्थात सार्वजनिक रूप से शिकायत दर्ज की जाती है और कोर्ट का जो आदेश या फैसला आता है तो उसका बेनिफिट भी सबको होता है। एक व्यक्तिगत याचिका होती है जिसका बेनिफिट भी स्वयं को होता है, लेकिन आजकल ये नया सिस्टम आ गया जनहित याचिका। इसमें क्या होगा, याचिका एक होगी पर फायदा जनहित को लेकर यानी सबको लेकर उसमें फायदा होगा। तो इस प्रकार से अमेरिकी संविधान से उपराष्ट्रपति का पद है, मौलिक अधिकार है, संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है यानी हम शब्द, हम भारत के लोग, हम शब्द अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, न्यायिक पुनरावलोकन है, ये अमेरिका के संविधान से लिए हुए प्रावधान है। यहां तक कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग शब्द जो है वो भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। महाभियोग, तो महाभियोग भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जो संसद का एक विशेष बहुमत होता है और एक महान आरोप तय करके जिसके तहत राष्ट्रपति को समय से पूर्व हटाया जाता है, इसे संवैधानिक रूप से महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो उपराष्ट्रपति है, मौलिक अधिकार है, संविधान में प्रस्तावना में पहला शब्द है, सर्वोच्चता है न्यायपालिका की, न्यायिक पुनरावलोकन है, जनहित याचिकाएं हैं, ये ऐसे प्रावधान है जो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद अब बिल्कुल शॉर्ट में है, अब ज्यादा बड़े प्रावधान नहीं है और देशों से, जैसे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक तो प्रस्तावना की लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के तहत 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अगला देश कनाडा, कनाडा से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। संघात्मक शासन या और इसे संघीय शासन कहते हैं, संघीय शासन। संघात्मक शासन का मतलब है कि जिस देश के शासन व्यवस्था को कम से कम 2 स्तर मिलकर चला है, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच में जहां पर शक्तियों का विभाजन है, उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में आमतौर पर कम से कम 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र और राज्य। तो संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल का पद, राज्यों में राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। अभी इसको लेक्चरर एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है, तो संघीय शासन व्यवस्था का ही उदाहरण है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि होता है राज्य के अंदर राज्यपाल, अर्थात केंद्र और राज्य। तो केंद्र के द्वारा राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो संघीय शासन व्यवस्था का एक उदाहरण है, क्योंकि उसका कार्य है केंद्र को पूरे राज्य की शासन व्यवस्था की जानकारी देना। तो राज्यों में राज्यपाल का जो पद है ये भी एक तरीके से संघीय शासन व्यवस्था का ही उदाहरण है। इसके अलावा
फ्रांस। फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में एक तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है, या गणतंत्र शब्द गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्र या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है। गणतंत्रात्मक शासन से मतलब होता है कि जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष, भारत में राष्ट्रपति है, दुनिया में ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष, भारत में राष्ट्रपति, जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर यानी पीढ़ी दर पीढ़ी न होकर निर्वाचित हो, जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत न होकर यानी पीढ़ी दर पीढ़ी न होकर क्या हो, निर्वाचित हो, यानी इसका चुनाव हो। तो भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष घोषित है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसीलिए भारत एक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश माना जाता है। आपको याद होगा 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी को भारत आज भी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। तो 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है, उसका कारण यही है क्योंकि प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 26 जनवरी को ही निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें और अन्य प्रावधानों की, तो आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, विदेशी स्रोतों में अब तक सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान, मनोनीत सदस्यों का प्रावधान जो साहित्य, विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में पारंगत हो। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा वर्तमान में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में पारंगत हो, यह व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ही ली गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का उल्लेख है। निर्वाचक मंडल का मतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव करने वाली जो टीम है उन्हें निर्वाचक मंडल कहा गया है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं उन्हें निर्वाचक मंडल कहा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और नई व्यवस्थाओं के तहत दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये निर्वाचक मंडल जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अभी पटवार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से पूछा था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसमें संविधान संशोधन की 2 विधियों का वर्णन है। एक में है विशेष बहुमत, दोनों ही विशेष बहुमत है, दोनों ही विशेष बहुमत है, दोनों में विशेष बहुमत, यहां भी सेम है, विशेष बहुमत। इसमें संसद का 2/3 बहुमत होता है, इसमें भी संसद का 2/3 बहुमत होता है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय महत्व के संविधान संशोधन है इनमें भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी जरूरी है, आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी जरूरी है। इन्हें अति विशेष
बहुमत हम कह सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो ही विधियां हैं, लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान में संशोधन कितने तरीके से होते हैं, तो वर्तमान में संशोधन 3 तरीके से होते हैं। अर्थात संशोधन की 3 विधियां हैं, 3 तरीके काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन संवैधानिक तो 2 ही है, ये दोनों हैं। लेकिन वर्तमान में एक और, जिसे अपन कहते हैं साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, इस वाले संशोधन में क्या होता है, केवल संसद में यानी कि उपस्थित सदस्यों का जो बहुमत होता है केवल मात्र 51, साधारण बहुमत 1/2+1, यानी कि साधारण बहुमत होता है 51%। तो आजकल कुछ सामान्य दैनंदिन जीवन के रोजमर्रा के कुछ नियम कानून आदेश ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, अर्थात इनमें केवल 51% बहुमत चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर पूछे कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियों का उल्लेख है, तो फिर 2 ही है। लेकिन वर्तमान में कितने तरीके से संशोधन हो रहे हैं, 3 तरीके से, उसमें ये भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वो काउंटिंग केवल यही होते हैं, साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं वो संशोधन विधेयकों में शामिल नहीं होते, अर्थात उन्हें संविधान संशोधन की काउंटिंग में शामिल नहीं करते। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से संविधान से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्मनी की, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। जर्मनी से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियां, ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। आपको याद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान है, वित्तीय आपात में। तो ये टॉपिक पूरा का पूरा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पढ़ाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है वो जर्मनी के संविधान से प्राप्त है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर अंदर आपातकालीन शक्तियों में स्पेशली आपसे वित्तीय आपात पूछ ले तो फिर ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से वित्तीय आपात स्पेशल अगर पूछ ले तो अमेरिकी संविधान से, और बाकी आपातकालीन शक्तियां संयुक्त रूप से तो जर्मनी के संविधान से ली गई है। इसके अलावा रूस एक तो अब वर्तमान में मोदी सरकार ने इनको बंद कर दिया है, लेकिन लंबे समय तक पूछा गया प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान भी रूस से लिया गया था। और वेरी इंपॉर्टेंट, नागरिकों के मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य है वो रूस के संविधान से प्रेरित होकर जोड़े गए हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1976 में 42वां संशोधन करके और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से प्रेरित होकर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ये 1976 में जोड़े गए हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। रूस के संविधान से प्रेरित होकर इन्हें 42वें संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में जोड़ा गया। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत हैं जो भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। धन्यवाद।